हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, जो भी बच्चे हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा YouTube चैनल नया YouTube चैनल है। हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको एजुकेशन NCERT बुक के सभी इंग्लिश और हिंदी मीडियम पाठ्यक्रम को पढ़ाएंगे और उसके क्वेश्चन आंसर भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हम आपको अवेलेबल करवाते रहेंगे। तो इसके लिए आपको हमारे ग्रुप यूट्यूब चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं। तो बच्चों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जो 7th क्लास के SST का पार्ट और पास्ट है, उसके सेकंड चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, नए राजा और उनके उदय। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। महाद्वीप के उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है जिसमें कि कौन कौन से वंश कहाँ कहाँ पर राज कर रहे थे, इसकी कुछ वहाँ पर उन्होंने ज्योग्राफी के हिसाब से उसकी डिटेल दी है। मैप का प्रयोग हम मैक्सिमम हिस्ट्री में करते हैं, जिससे हमें यह समझ में आसानी रहती है कि कौन राजा कहाँ पर उस समय राज्य करता था। जैसे इंद्रप्रस्थ, चौहान, गुज्जर, चंदेल, प्रयाग में परमार, इस प्रकार ये राष्ट्रकूट, ये राजाओं के साम्राज्य दिखाए गए हैं कि कौन सा राजा कहाँ पर राज्य करता था। अब बात कर लेते हैं आगे की। तो नए राजवंशों का उदय कि कौन कौन से राजवंश यहाँ पर निकल कर आए हैं। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीपों के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा जो थे अस्तित्व में आए थे। राजा उनको अपना सामंत बताते थे, सामंत बनाया जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। सामंत भी काफ़ी मजबूत होते थे, अर्थात उनके पास काफ़ी सेनाएं होती थी, अपना स्ट्रक्चर होता था। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या राजा के स्वामी के लिए उपहार लाएं। जो सामंत थे उनके पास एक, जैसे आज हम तहसील कह देते हैं, इस प्रकार एक रियासतें उनको दी गई थी और वे रियासतों से लगान या कर वसूल करते थे और उस कर से ही वह अपनी सेनाएं और अपना सिस्टम चलाते थे। उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। और राजा जो थे, जो राजा के अधीन सामंत थे, तो राजा उनसे उम्मीद रखते थे कि वो उनके लिए उपहार लाएंगे, उनके लिए सहायता करेंगे या उनके लिए सेना को तैयार रखेंगे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। यहाँ से आधिपत्य का मतलब है गुलामी से, क्योंकि राजा के अधीन सामंत थे। यदि वो टैक्स इकट्ठा करते थे तो प्रोसेस ये था कि उस टैक्स का कुछ पार्ट वो अपने राजा को भी देते थे। ये उनके लिए कंपल्सरी था। तो कई बार वो उससे बगावत कर लेते थे और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे। इस तरह का एक उदाहरण राष्ट्रकूटों का था। वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। बच्चों, आप फिगर को देख सकते हैं। साइड में एक चित्र आपको देख रहे हैं। जो ये चित्र है, ये आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। यहाँ पर नरसिंह भगवान को हिरण्याकुश का वध करते हुए दिखाया गया है। तो इससे पता चल जाता है कि मूर्ति कला, जो मैं बीच में आपको बता रहा हूँ कि मूर्ति कला उस समय कितने चरम पर थी, कि मूर्तियों का डिज़ाइन कितना फेमस था और उनको कितना महत्वपूर्ण योगदान था। 8वीं शताब्दी के मध्य में दंती दुर्ग ने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नाम का अनुष्ठान किया। हिरण्यगर्भ, जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याचक जन्मा क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता है। क्षत्रियों का अपना महत्व था, इसलिए हिरण्यगर्भ अनुष्ठान क्षत्रिय बनने के लिए किया जाता था। मैंने जिस गुफा का जिक्र किया है वो एलोरा की गुफा है। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम रखने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूरशरण और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। उन्होंने ब्राह्मण थे लेकिन शस्त्र को अपना लिया, इससे उन्हें भी क्षत्रिय कहा जाने लगा। राज्यों में प्रशासन, इन नए राज्यों में कईयों ने महाराज और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। कुछ सामंत जो थे
वो सबके साथ नॉर्मल व्यवहार करते थे, लेकिन कुछ करवैया अपना ही होता था। तो यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है कि कैसे कैसे राज्यों में प्रशासन था। इन सभी राज्यों में उत्पाद किसान, पशुपालक, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मना किया जाता था, अर्थात इनसे वो कर के रूप में वह हिस्सा लिया जाता था। कभी कभी इस हिस्से से लगान मानकर सुना जाता था, जिसको हम लगान कह देते हैं, कर कह देते हैं, चुंगी भी कह देते हैं। कई जगह पर हम इसको पढ़ेंगे। क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था, राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। तो राजस्व जो टैक्स था, जो कर था, वो बिजनेस से भी लिया जाता था। 400 कर। तमिलनाडु के अभिलेख में एक ही राज्य के अंदर 400 करों का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि बहुत से कर थे उस समय में। अब बात कर लेते हैं आगे की। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार थे, क्योंकि राजा तो कोई काम करता नहीं था, और जो सेना का खर्चा था वो भी आम जनता को ही इसमें उठाना पड़ता था। कर हमेशा दो प्रकार से रहते हैं, एक कर प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि वो है जैसे कि हम कोई भी टैक्स, इनकम टैक्स पे करते हैं अपनी इनकम के सोर्स से। अप्रत्यक्ष कर वो है जैसे कि हमने कोई टी शर्ट परचेज़ की। अब जो टी शर्ट परचेज की है उस पर जो GST है वो हम पहले ही दुकानदार पे कर चुका है। अब दुकानदार ने उस GST का मूल्य पहले से टी शर्ट में ऐड कर रखा है। सपोज कीजिए 100 रुपये की टी शर्ट थी, उस पर 18% GST है, तो हमें 118, 120 से 130 रुपये की मार्केट से मिलेगी। हमें तो नहीं पता कि उस पर टैक्स था, लेकिन दुकानदार को ये पता होता है, और इससे यह कन्फर्म हो जाता है कि जो जिस कर की मैं बात कर रहा हूँ वो अप्रत्यक्ष कर है, जिसका आम आदमी को कई बार हम आमतौर पर इस बात को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर टैक्स की बात चल रही थी, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों में प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों से की जाती थी। जो राजस्व वसूलते थे, जो कर एकत्र करते थे, वे आम पब्लिक नहीं थी। वो जो राजमहल के अपने विशेष विश्वास पात्र थे, उनको ही यह काम दिया जाता था कि वो कर वसूलेंगे। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे हैं जो शब्द सत्य ही नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहता है। मिसाल के लिए वह प्रशस्ति पर अपनी शूरवीरता और योद्धा और ब्राह्मणों का, विद्वानों का आदर सत्कार करने वाला दिखाना चाहता है। तो नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों की प्रशस्तियाँ उपलब्धियों का बखान करती हैं। संस्कृत में लिखी ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक प्रशस्ति पाई गई है, जिसमें प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन है। तो यहाँ पर जो उसके राजा ने अपने कार्यों का विवरण वहाँ पर किया है। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दान में देते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित थी। तांबे की पत्तियाँ होती थी, आप देख रहे हैं चित्र में कि ये तांबे की पत्तियाँ थी। इन पर ही उसको लिखा जाता था, और कि यह भूमि राजा द्वारा दान की गई है, और यह एक रिकॉर्ड होता था जिसको संभाल कर रखा जाता था। बारहवीं शताब्दी में बृहद संस्कृत काव्य की रचना की गई, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजा का इतिहास लिखा गया है, जो कल्हन नामक एक रचनाकार द्वारा लिखा। कल्हन एक राजकवि थे कश्मीर के। उन्होंने राजतरंगिणी एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें से यह वृत्तांत है। कल्हन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले से इतिहासों का भी इस्तेमाल किया है। धन के लिए युद्ध। जो उस समय में युद्ध थे वो मैक्सिमम किस लिए होते थे? अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए। शासक राजवंश का आधार कई क्षेत्र विशेष थे। वे एक दूसरे पर नियंत्रण भी करना चाहते थे कि वो अपना राज्य ना बढ़ा ले। इस प्रकार जैसे गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशकों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर झगड़ते रहे हैं। जो आपस में लड़ते थे किसको लेकर? कन्नौज पर कब्जा करने के लिए ये हमेशा लड़ते रहते थे। क्योंकि इस लड़ाई में त्रिपक्ष थे, इसलिए इतिहास इसको त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहता है। हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष था वो किन किन के बीच में था? राष्ट्रकूट, पाल, गुज्जर और प्रतिहारों के बीच में था। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण भी करवाया, अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया।
इसलिए जब वे एक दूसरे राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, क्योंकि मंदिरों में जो था अधिक धन था, लोग अधिक चढ़ावा चढ़ाते थे और जो मंदिर संपन्न थे वहाँ से वो को लूट कर ले जाते थे। अफ़गानिस्तान के गजनी सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध हैं। अफ़गानिस्तान का जो महमूद गजनवी था उसको यहाँ पर एक लुटेरे की संज्ञा दी गई है कि वो इस चीज़ में बड़ा एक्सपर्ट था, कि वो लूटपाट में एक्सपर्ट था। उसने 997 टू 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल भारत में हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो भी धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी के एक विशाल राजधानी के निर्माण के में खर्च कर दिया। जो भी वो भारत से लूट कर ले जाता था महमूद गजनी, तो उसका क्या प्रयोग करता था, वो वहाँ पर अपने महलों वगैरह की मेंटेनेंस करवाता था, जिससे पता चलता है कि वो लोग अधिक संपन्न नहीं थे, इसलिए वो लूटपाट करते थे। सुल्तान महमूद अपने जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अल-बुरैनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अल-बुरैनी अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद, उसने एक बुक लिखी किताब उल हिंद, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्तोत्र है। जो अल-बुरैनी ने उस समय में बुक लिखी, जो महमूद गजनवी का कवि था या राइटर था बच्चों। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं के चौहान भी थे, जो बाद में चौहान के नाम से जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिमी और पूर्व पे पूरा नियंत्रण कर रखा था। जो चौहान थे उनमें सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान था, जिसने 1168 से 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया था। जो 1191 में ये लड़ाई लड़ी गई, ये त्रावड़ी में लड़ी गई थी, और दूसरे साल फिर 1192 में लड़ाई वो भी त्रावड़ी में लड़ी गई। लेकिन पहली लड़ाई में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, लेकिन दूसरी लड़ाई में उसकी हार हो गई थी और महमूद गोरी उसको बंदी बनाकर अपने साथ अफगानिस्तान ले गया था। तो लेकिन जो प्रथम युद्ध था उसमें उसकी हार हुई थी महमूद गोरी की, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसको छोड़ दिया था। उरेर के तंजावुर तक, तंजावुर का एक बहुत ही बड़ा फेमस मंदिर है। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा से मटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजा के मातम थे। उरेर के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयपाल ने 9वीं सदी में मध्य में मटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया, जहां उसने वहां ताजौर शहर और निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर बनाया। निशुम्भ सूदनी देवी का उसने मंदिर बनाया। विजयपाल के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य और क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों विशेष रूप से बढ़े। दक्षिण और उत्तर में पांड्यन पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए। राजा राज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, जो राजा राज प्रथम है वो चोलों का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। 985 में राजा बना। उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों को अपने नियंत्रण और विस्तार किया है। उसने साम्राज्य का प्रशासन भी पुनर्गठन किया। राजा राज के पुत्र, जो राजा राज का पुत्र हुआ राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई, क्योंकि उसने जल सेना की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उसने श्रीलंका पर भी हमला किया था। राजा राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए भव्य मंदिर हैं, जो तंजावुर और गंगईकोंड चोलमपुरम में बड़े अच्छे मंदिर हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र में बनाए जाते थे। ये शिल्प कला का जीता जागता उदाहरण है। इस भूमि पर उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे। तो जो चित्र देख रहे हैं गंगईकोंड चोलपुरम का एक बड़ा मंदिर है। चोल राजा काफ़ी संपन्न थे। उन्होंने कांसे की प्रतिमाएं बनाई। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की हुई थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई हैं।
और कृषि और सिंचाई, जो चोलों का हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, ये कांसे की मूर्ति है जो खुदाई में मिली है। चोलों की कई उपलब्धियाँ कृषि में विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती थी। ये शाखाएं बार बार पानी उछलती थी, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती थी। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए अच्छा था। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं शताब्दी में आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। उस समय में इन्होंने खेती पर भी चोल राजाओं ने काफ़ी ध्यान दिया है। और ये कांसे की जो मूर्ति है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये उस समय के चोल राजाओं ने बनाई है। जो चोल राजा थे उन्होंने मूर्तियों के साथ साथ कृषि पर विशेष ध्यान दिया और सिंचाई के लिए कृत्रिम विधियाँ भी अपनाई हैं। कुछ इलाकों में कुएं खोदे, कुछ पर बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर या तालाब उन्होंने बनवाए, श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित किया। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने एग्रीकल्चर की तरफ भी काफ़ी फोकस किया था। साम्राज्य का प्रशासन, किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, उस समय जो किसानों की बस्तियां थी उनको क्या कहते थे? उर। शिक्षित खेती के साथ साथ बहुत समृद्ध थी। इस तरह के गाँव के समूह को नाडु कहते थे, और जो गाँव का समूह था क्या कहते थे? उनको नाडु कहते थे। ये एक नंबर के मल्टीपल आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्राम परिषद नाडु न्याय करने और कर वसूलने की कई प्रशासनिक कार्य करती थी। जो ग्राम परिषद और नाडु थी क्या करती थी? न्याय करती थी और टैक्स भी कलेक्ट करती थी। वे लाल जाति के धनी किसान को केंद्रीय चोल सरकार ने देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मेदुन वेलन, 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, उर प्रधान, इरायर प्रधान जैसी उपाधियां दी थी। यहाँ पर चोलों ने कुछ भूमि का उल्लेख किया है, जैसे वेलन वगई गैर ब्राह्मणों को किसान भूस्वामी थे। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दी गई भूमि। शलाभोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई जमीन। देवदान मंदिरों को दी गई। पंची चंदम जैन संस्थाओं को दी गई भूमि। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमियों का दान दिया गया, जिसे ब्रह्मदेव कहा गया। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख एक ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा करती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर इनके ब्यौरे दर्ज हैं। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। अभिलेखों में किसानों, ब्राह्मणों और व्यापारियों की जमीनों का वर्णन मिल जाता है। उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्य के लिए इच्छुक लोग ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जा सकता हो। उनके पास अपना घर होना चाहिए जिनसे कर लेंगे। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों से समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है। तो इस प्रकार कुछ नियम भी चोल राजाओं के समय में बनाए गए थे, और आप इनको देख सकते हैं कि कौन कौन से नियम उस समय में बनाए गए थे। तांग वंश के युग का चीन में तांग राजवंश के समय एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक चला। इसकी राजधानी शिवान दुनिया की सबसे बड़े नगरों में से एक थी। यहाँ पर तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी, कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की नौकरशाही की व्यवस्था करता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। जो चीन में जो व्यवस्था थी वो भारत की तरह नहीं थी कि वो सामंतों को या अपने चाहने वालों को पद देते थे, और कर नियुक्ति में भी भारत में जैसे अपने बंदे लगाते थे, लेकिन वहाँ पर वो जो नौकरशाही एक एग्ज़ाम के माध्यम से इनकी नियुक्ति करते थे। तो बच्चों आगे आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं, जिनकी वीडियो हम आपको जल्द ही अवेलेबल करवा देंगे, और वह वीडियो हम इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों पैटर्न में आपको देंगे। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि किस प्रकार नए नए राज्य वहाँ पर उभर कर सामने आए। जो चोल की बात करते हैं हम, राजा राज प्रथम और राजेंद्र की यहाँ पर बात हुई है कि उस समय में उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस इस समय को दी थी। तो बच्चों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ हर अपडेट पाने के लिए बने रहें। धन्यवाद।